तो आज का जो सब्जेक्ट है आप आज विराम चिन्ह हैं और विराम चिन्हों को अब कहीं दोहरा भी चुके होंगे और किसी क्लास में अभी नए सिरे से पढ़ते होंगे तो इसको देखेंगे। तो विराम चिन्ह का पहले शाब्दिक अर्थ है। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। तो जो ठहराव या विश्राम करना या रुकना, ये विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। तो पढ़ते समय हमें विभिन्न स्थानों पर भाव के अनुसार रुकने की आवश्यकता होती है। इसे प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है और जहाँ पर हम ठहरते हैं या रुकते हैं तो इसे हम ठहराव या विश्राम चिन्ह कहते हैं। अब इसी विराम चिन्ह का जो परिभाषा होती है, तो परिभाषित रूप से कहने के लिए पढ़ते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कैसे लगाया जाता है? जैसे खाओ, फिर इसके बाद अल्प विराम, मत पियो। खाओ, अल्प विराम, मत पियो। इसी तरह यदि इसमें आगे अल्प विराम लगाते हैं तो खाओ, मत पियो। तो यदि हम मत के बाद में लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और खाओ के बाद में लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार से हम जहाँ भी अल्प विराम, पूर्ण विराम या कोई भी विराम चिन्ह लगाते हैं तो उसके अनुसार उस वाक्य का अर्थ भी अलग अलग होता है। अब हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पूर्ण विराम है। अब पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं। ये फुल स्टॉप कहीं भी जब कोई भी सेंटेंस बदलता है तो उसे सेंटेंस पूर्ण हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम लगता है। दूसरा होता है इसी तरह अल्प विराम। तो अल्प विराम कहलाता है जहाँ हम कोई भी सेंटेंस का वाचन करते हैं या किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ थोड़ा सा ठहराव होता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलम कहते हैं, तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस में रुकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं। उसकी अपेक्षा अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं और रुक के फिर उस वाक्य में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस अभी पूरा नहीं होता है। वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्रश्नवाची चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं जहाँ प्रश्नवाची वाक्य होता है। फिर अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। इसमें जहाँ किसी भी वाक्य का प्रयोग होता है और उद्धरण चिन्ह का इम्पॉर्टेंट जो हूबहू वाक्य को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ उद्धरण चिन्ह होता है। इसी तरह कोष्टक में कोई विशेष वाक्य जहाँ लिखा जाता है वो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। और कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। बड़ा कोष्टक बिल्कुल सीधा रहता है, फिर घुमावदार जो होता है उसे मीडियम या मझिला कोष्टक बोलते हैं, और एक जो चंद्राकार होता है उसे हम छोटा कोष्टक बोलते हैं।
इस प्रकार से कोष्टक का प्रयोग होता है। फिर निर्देशक चिन्ह जिसे डैश बोलते हैं। तो जब किसी भी वाक्य का विश्लेषण आगे किया जाता है कि उस पर हम डिटेल आगे बताते हैं, उसके बारे में आगे की चीज़ें जब बताई जाती हैं तो वो डैश कहलाता है। और उस डैश में हम कोई भी वाक्य का आगे फिर विश्लेषण करते हैं या उसका विस्तार बताते हैं। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में जहाँ हमें ऐसा वाक्य आता है जहाँ विस्मय हो जाता है, जहाँ हमें हर्ष, शोक, भय इत्यादि का बोध होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह जिसे हाइफन कहते हैं, ये योजक चिन्ह का प्रयोग जहाँ पर वाक्य को जोड़ने का काम होता है वो हाइफन कहलाता है। इसी तरह से अपूर्ण विराम, तो अपूर्ण विराम कहलाता है जहाँ पर वाक्य का अधूरा होता है, उसको पूरा करना होता है, वो वाक्य में अपूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह जिसे शॉर्ट मार्क बोलते हैं, इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं और उसको वहाँ लिखा जाता है। इसी तरह से त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह साइन ऑफ इन, तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई वाक्य लिखते वक्त कोई भी शब्द छूट जाता है और उस सेंटेंस में उस शब्द की नितांत आवश्यकता होती है, तो उसको लिखने के लिए हम चिन्ह लगा देते हैं और वो वाक्य उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं, तब फिर वो पूरा वाक्य पूर्ण हो जाता है। इस तरह से विराम चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों का संकेत होता है कि किन किन संकेतों के द्वारा हम उनको प्रयोग में लाते हैं। अब इन्हीं विराम चिन्हों को अब हम उदाहरण सहित विश्लेषण करेंगे आपको। तो सबसे पहले है जो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप हिंदी में कहाँ लगता है, कैसे लगता है, उसको अपन देखेंगे। तो जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब वाक्य जहाँ पूरा हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि जहाँ पर वाक्य को अर्थ पूर्ण दिखता हो और सेंटेंस पूरा दिखता हो। जैसे उदाहरण के लिए वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है, तो है के बाद में ये वाक्य पूरा हो गया, इसलिए इस वाक्य के बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। यदि इसी को बोला जाए कि वह फूल, अब वह फूल आगे क्या है, फूल को तोड़ता है कि फूल को पकड़ता है कि फूल को छूता है या फूल को देखता है, तो वो फूल है। अब वह फूल, अब फूल के बाद में यदि हम और आगे नहीं जोड़ते हैं तो वाक्य अधूरा है। इसलिए इसको पूरा होने के लिए वह फूल तोड़ता है, तो जब फूल तोड़ता है तो उसके बाद में यह सेंटेंस पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप एक सीधी रेखा होती है जो दंडाकार होती है। इसी तरह जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, अब मोहित पुस्तक पढ़ता है, ये एक अपने आप में पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसमें पूर्ण विराम लगता है। इसके बाद में दूसरा वाक्य चालू होता है। ये पहला पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम। अब अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं, छोटा सा कॉलम लगता है जिसे कॉमा। तो इसको परिभाषित रूप में देने के लिए पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा समय रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते या बोलते समय जहाँ थोड़ा सा हम रुकावट करते हैं या थोड़ा सा रुकने का संकेत होता है कि यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे, तो वहाँ पर हम अल्प विराम या थोड़ा सा रुकावट के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी कल आएंगी। अब सीता, कॉमा, गीता और
लक्ष्मी कल आएगी। तो जहाँ थोड़ा सा रुकना है, दोनों नाम सीता और गीता के पहले हमको थोड़ा रुकना है, इसलिए वहाँ अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे कॉमा बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि यह सुंदर स्थल, थोड़ा सा रुकेंगे, वहाँ अल्प विराम लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं अल्प विराम बापू की समाधि है। तो उसके बाद फिर वो वाक्य पूरा होता है। इसके बाद तीसरा है अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलम बोलते हैं। तो जहाँ विराम चिन्ह की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना पड़ता है। अब अल्प विराम से जब थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। इस उदाहरण में सूर्योदय हो गया, थोड़ा सा रुकेंगे, पूरा नहीं रुकेंगे, थोड़ा कम भी नहीं रुकेंगे, बीचों बीच में थोड़ा देर के लिए रुकावट होगी, वहाँ सेमी कॉलम या अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद प्रश्नवाची वाक्य, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो प्रश्न सूचक वाक्य में का प्रयोग जहाँ पर ऐसे वाक्य होते हैं जिनका अर्थ प्रश्न सूचक होता है, अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्नवाची होते हैं, जो वाक्य जिनमें हमें प्रश्न सूचक वाक्य का बोध होता है, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर क्या हो रहा था, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से स्पष्ट होता है कि ये प्रश्नवाची वाक्य है और उसका अर्थ भी है कि वो पूछा जा रहा है कि वहाँ क्या हो रहा था। तुम कहाँ रहते हो, अर्थात सामने वाले से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ रुकने के लिए, कहाँ रहने के लिए, ऐसा पूछा जा रहा है, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्नवाची वाक्य, प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग वहाँ लगाया जाता है। फिर यह उदाहरण चिन्ह, जिसे कॉलम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है किसी महान व्यक्ति के कथन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए, या पुस्तक, व्यक्ति इत्यादि की उपनाम व शीर्षक को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, जो खास या विशेष चीज़ होती है उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, और वो इन्वर्टेड कामा ज्यों का त्यों होता है, उसको हम फिर प्रयोग में जब लाते हैं तो कहीं उसमें मिक्स नहीं कर सकते और ना ही कोई भी वाक्य उसमें जोड़ सकते। वो ज्यों का त्यों उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता। सेम चीज़ उसको हम वाचन करते हैं और सेम चीज़ हम उसको रिटन करते हैं और रीड करते हैं। तो जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी की अमर काव्य ग्रंथ है। अब रामचरितमानस इन्वर्टेड कामा में, ये तुलसीदास जी की अमर कृति है या काव्य ग्रंथ है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अर्थात नेताजी का जो वाक्य है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं और इन्वर्टेड कामा के चिन्ह को लगा के इस वाक्य को पूरा करते हैं। फिर इसके बाद है कोष्टक।
तो कोष्टक को ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं और हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। ये कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कोष्टक जो पहला नंबर है वो बड़ा कोष्टक कहलाता है। बड़े कोष्टक को बिल्कुल सीधा आकार का होता है, जिसे सीधी लाइन इधर और ऊपर मुड़ा हुआ, सीधी लाइन ऐसे ऊपर दो नीचे ऊपर मुड़ा होता है, वो बड़ा कोष्टक कहलाता है। और इसके बाद दूसरा कोष्टक तिरछा ऐसे होता है, जो गोला का घुमावदार होता है, उसे हम मंझला कोष्टक कहते हैं। और एक चंद्राकार होता है, जिसे छोटा कोष्टक बोलते हैं। ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए क्रमबोध व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए नेता, अब वो नेता को भीड़ से, तो कोष्टक में डालेंगे भीड़ से। मैं कई वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूँ। अब वो नेता बोल रहा है, तो नेता और उसको हम कोष्टक में डालेंगे कि किससे बोल रहा है, भीड़ से। नेता बोलता है भीड़ से, तो भीड़ से कोष्टक में करेंगे। अब बोलता क्या है कि मैं कई वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूँ, तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह निर्देशन चिन्ह है। निर्देशन चिन्ह को डैश बोलते हैं, तो डैश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी शीर्षक के आगे, वाक्यों के आगे, वाक्यांशों के आगे अथवा पदों के बीच विचार अथवा भावों को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अथवा जैसे के बाद, उदाहरण के बाद, जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखन के नाम के पूर्व और संवाद के आगे किया जाता है। जैसे समस्त जीव जंतु, और फिर उसके आगे डैश करेंगे। और जैसे घोड़ा, ऊंट, बैल सभी व्याकुल थे, उदाहरण के लिए। दूसरा है तुम सो रहे थे डैश अच्छा सो रहे थे। तो जहाँ पर इनका प्रयोग होता है। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय होता है जहाँ हर्ष होता है, जहाँ शोक होता है, जहाँ घृणा होती है आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वाह क्या खबर सुनाई है। अब वाह के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से बड़ा अफसोस है के बाद में विस्मय सूचक लगेगा। फिर इसके बाद योजक चिन्ह है, हाइफन जिसे बोलते हैं। दो एक जैसे शब्द, विपरीतार्थक शब्द अथवा आपस में तुलना के लिए होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में, पास पास के बीच में, दुख सुख, चावल दाल, लोटा डोरी, पाप पुण्य, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम कहलाता है किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब जैसे नमक एक कहानी है, दो कलाकार एकांकी है। इसी प्रकार से संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह कहते हैं, तो शॉर्ट मार्क कहलाता है किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर के आगे शून्य लगा देते हैं,
तो वह लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित, पंडित के आगे प के बाद बिंदी, डॉक्टर, डॉक्टर के आगे एक जीरो लगा देते हैं तो वाक्य डॉक्टर कहलाता है। प्रोफेसर कहलाता है, प्रोफेसर में प्रो के आगे, मिस्टर में मिस, मी के आगे। इस तरह से संक्षेप या लाघव चिन्ह में प्रथम अक्षर के बाद में शून्य लगा देते हैं तो लाघव चिन्ह कहलाता है, वो शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी तरह अगला है त्रुटिपूर्ण या हंस पद चिन्ह। वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाते हैं तो उस स्थान की पूर्ति के लिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके उसको ऊपर लिख दिया जाता है और वह वाक्य में लिखने, वो शब्द लिखने के बाद फिर वाक्य पूरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए रामचरितमानस का अमर काव्य ग्रंथ है। अब का अमर ग्रंथ में क्या छूट गया, इसको हाइफन लगाएंगे, उसमें त्रुटि सूचक चिन्ह लगा करके और ऊपर लिखेंगे तुलसीदास जी। रामचरितमानस तुलसीदास जी का अमर काव्य ग्रंथ है। तो बीच में हमसे जो छूट गया उसको हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा करके ऊपर डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर था विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, विराम चिन्हों की परिभाषा क्या होती है, ये अभी हम आपको समझा चुके। अब कल इसको हम, इसके जो अभ्यास दिए गए हैं इसको हम अगले कल वीडियो में इसमें हम आपका ये इसके अभ्यास को हम फिर कराएंगे। तो ये एक पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और जहाँ नहीं पढ़े हैं तो नया कोर्स भी हो जाएगा। तो इसके बाद ये वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके, बाय।